गुड आफ्टरनून। मैं अशोक कुमार दुबे लगभग 28 वर्षों के अनुभव के साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए समर्पित विजन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। हार्दिक अभिनंदन। और आने वाले लगभग 1 घंटे में आपके साथ मैं उन चीजों को साझा करने की कोशिश करूंगा जो चीजें संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पेपर 2 से संबंधित जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें हमारी सफलता का परचम लहराए और हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ परीक्षा के प्रांगण में प्रवेश करें बल्कि उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलें और परीक्षा के परिणाम के प्रति स्वयं से आश्वस्त हूं। आप सभी को मालूम होगा कि मैं सामान्य अध्ययन के जो 4 मूल प्रश्न पत्र हैं उनमें से एक प्रश्न पत्र जिसको पेपर 2 के नाम से लोकप्रिय है, उसी प्रश्न पत्र के कुछ भागों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा आपके साथ करूंगा और विश्वास करता हूं कि आपको इसका लाभ मिलेगा, आप स्वयं को लाभान्वित करेंगे। जब हम प्रश्न पत्र 2 का अध्ययन करते हैं, प्रश्न पत्र का अध्ययन करते हैं जो पाठ्य सामग्री के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, तो उसमें कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं जिसमें सुशासन, संविधान,
राजनीति, सामाजिक मुद्दे एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आज हमारा जो विषय वस्तु होगा वह हम इन दो चीजों पर सीमित रखेंगे, संविधान और राजनीति। मैं प्रारंभ करना चाहता हूं उस मुद्दे के साथ कि संघ लोक सेवा आयोग ने संविधान और राजनीति से संबंधित मुद्दों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल क्यों किया। लोक सेवा से संबंधित जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में इसको शामिल करने का मकसद क्या था। मकसद था देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को संविधान के माध्यम से पहचानना। देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को संविधान के माध्यम से पहचानना, क्योंकि तब तक जब तक कि संविधान की समझ सार्थक रूप में हमें नहीं होती, कठिनाइयां उत्पन्न होंगी एक लोक सेवक के रूप में देश को अपनी सेवा देने में। समस्या उत्पन्न होगी यह समझने में कि देश जिस सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की अपेक्षा करता है, जिस समावेशी समेकित विकास की अपेक्षा करता है, वह समावेशी समेकित विकास संभव कैसे होगा। इन मुद्दों को इसलिए शामिल किया गया कि जो अभ्यर्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके देश के लौह स्तंभ के रूप में देश के लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करने का प्रयास करे, देश की जनता का मार्ग प्रशस्त करें और विश्व के महानतम विकसित राष्ट्रों में अग्रणी करने का प्रयत्न करें, उन्हें यह ज्ञात हो कि देश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, देश की प्रशासनिक संरचना कैसी है, उसकी प्रकृति क्या है और उसे भारतीय संविधान के मार्गदर्शन में किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इस उद्देश्य से इस प्रश्न पत्र को शामिल किया गया, विशेष तौर पर संविधान और राजनीति से संबंधित मुद्दों को। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह होता है, जो आप सभी जानने और समझने की इच्छा रखने के लिहाज से रखते हुए यहां पर हमारे साथ मुखातिब हैं, हमारे सामने हैं, और मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उस पहलू पर सबसे ज्यादा वक्त आपको दूं। और वह पहलू है कि संविधान और राजनीति का अध्ययन कैसे करना है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग ने इसको शामिल किया, इसका मकसद होगा, लेकिन उसे तैयार कैसे किया जाए। आपाधापी के इस युग में जहां हमारे वजन से ज्यादा पाठ्य सामग्री मौजूद हो रहे हैं, वहां पर वैज्ञानिक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ, बगैर किसी नाटकीय अंदाज के, बगैर ड्रामेटिक दृष्टिकोण के, बगैर किसी तरह का नाटकीय दृष्टिकोण अपनाकर अल्प समय के लिए आकर्षित कर दीर्घकालीन योजना और दृष्टिकोण के साथ सशक्त तैयारी कैसे की जाए। यह आपकी अपेक्षा, आपकी आशा, आपकी अभिलाषा, आपकी चाहत अवश्य होगी, और उसी को बड़ी सरलता से कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की, और उसकी शुरुआत करूंगा
एक मिसकंसेप्शन को दूर करके एक जो भ्रांति या एक गलत संदेशा हमारे सामने दिया जाता है कि हम भारतीय राजनीति पढ़ रहे हैं। कोई पूछता भी है कि किस चीज का क्लास हो रहा है या किसकी तैयारी कर रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। यहीं से हमारी शुरुआत गलत हो जाती है। भावी लोक सेवकों, समझने की आवश्यकता है कि अगर भारतीय राजनीति का अध्ययन करना होता तो संघ लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था अपने पाठ्यक्रम में संविधान और राजनीति को अलग अलग नहीं लिखती। संविधान और राजनीति को यदि अलग अलग लिखा हुआ है तो उसका मकसद है, और मकसद यह है बेटा कि संविधान राजनीति से अलग होता है। संविधान राजनीति से पृथक होता है। संविधान किसी भी देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जो मौलिक विधियों का संग्रहण होता है, जिसमें मौलिक विधियां, फंडामेंटल लॉज, मौलिक सिद्धांत जहां पर लिखे हुए होते हैं, जिन मौलिक सिद्धांतों के माध्यम से देश के इतिहास का विश्लेषण कर वर्तमान और भविष्य की दिशा तय की जाती है। यह जो संविधान होता है किसी भी देश का, केवल भारत का नहीं, किसी भी देश का संविधान हो, वह संविधान देश के इतिहास का मूल्यांकन कर वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन करता है। यह मार्गदर्शन करता है, उद्देश्य बताता है, लक्ष्य बताता है, किन सिद्धांतों के साथ, किन उद्देश्यों के साथ किस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी है, वह संविधान बताता है। संविधान हमें सिद्धांत, संविधान हमें विचारधारा, संविधान हमें सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से अवगत कराता है। हमारी औचित्यता, हमारी यथार्थता संविधान के माध्यम से सामने आती है। और जब उस संविधान को हम जान लेते हैं, उस संविधान को जब हम समझ लेते हैं, तो फिर उसी संविधान के आधार पर राजनीतिक संरचनाओं का उदय प्रारंभ होता है। राजनीतिक संरचनाओं का उदय, राजनीतिक व्यवस्था का उदय प्रारंभ होता है। व्यवस्था का उदय प्रारंभ होता है और इसी के पृष्ठभूमि में होता है। संविधान को ही ध्यान में रखते हुए हम देश की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, देश की राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करते हैं। जब भी भारतीय राजनीति का अध्ययन होता है तो व्यवस्था का अध्ययन होता है, संस्थाओं का अध्ययन होता है, उन संस्थाओं से जुड़े हुए तरीकों का, पद्धतियों का, प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। तो दोनों में अंतर है और उन दोनों को समझते हुए हमें अंतरा विषयी और अंतर विषयी दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ना होगा। मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में आऊंगा कि हम करेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमें संविधान और राजनीति को अलग अलग भागों में बांटना होगा। हमें यह समझने की आवश्यकता होगी कि संविधान राजनीति से अलग है, अंतर संबंधित है, लेकिन दोनों का अपना अपना दायरा है, दोनों का अपना अपना बुनियादी उद्देश्य और मकसद है, और उसी के आधार पर हमें अपने अध्ययन की योजना तैयार करनी चाहिए।
योजना आवश्यक है और योजना की शुरुआत करने के पहले पूर्व योजना की आवश्यकता होती है, अर्थात संविधान और राजनीति में अंतर को जानना आवश्यक है। और उसके बाद बेटा यह जानना जरूरी है कि हम संविधान में क्या पढ़ेंगे, किन चीजों का संविधान में अध्ययन होगा। संविधान के अध्ययन को एक व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप कैसे दिया जा सकेगा, यह जानने की आवश्यकता है। तो उसमें अब कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैं उसको आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला मुद्दा तो किसी भी विद्यार्थी के लिए होगा कि वह यह जाने कि संविधान क्या है, अर्थात अवधारणा। संविधान के प्रकार कितने हैं, यानी लिखित, अलिखित, और संविधान का काम क्या है, कार्य। क्योंकि किसी भी देश में अगर संविधान है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ काम होगा, किसी मकसद से ही संविधान लाया जा रहा होगा। पहले तो यह जान लें और उसके बाद हम इसी संविधान को लेकर आगे बढ़ें। भारत का संविधान कैसे बना और उसकी स्थिति क्या है, ठीक है ना। संविधान बना कैसे, लिखा क्यों गया और उसका स्टेटस क्या है। आप में से बहुत लोग सुने होंगे भारत का संविधान उधार का थैला है, उधार लिया गया है नहीं लिया गया है, यह जानने का हम प्रयास करें। तो संविधान का परिचय जानने के लिए दो चीजों को जानना जरूरी होगा। संविधान अब क्या है, किस प्रकार का होता है, संविधान के कार्य क्या है, और तब हम आते हैं भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान क्यों लिखा गया, भारत के संविधान की जो स्थिति है, जो स्टेटस है वह क्या है, किस तरह का संविधान है, हम यह जान लेंगे भारत के संदर्भ में। उसके बाद देखिए संविधान में प्रवेश करते हैं तो हमें प्रस्तावना मिलता है। प्रस्तावना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही संविधान में प्रवेश करोगे आपको संविधान की प्रस्तावना सामने देखने को मिलेगी। अब उस संविधान की प्रस्तावना और संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए या राज्य लोक सेवा आयोगों के इतिहास में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, विशेष तौर पर विगत 20 वर्षों का अगर इतिहास ही देखा जाए तो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम 3 भागों में बड़ी आसानी से बांट सकते हैं। और 3 भाग क्या होता है, इसी प्रस्तावना की अवधारणा, यह सबसे पहला मुद्दा होगा कि प्रस्तावना क्या है, उसका महत्व क्या है। तो दूसरा होगा महत्व, ठीक है ना, इसकी अवधारणा, इसका महत्व, और फिर प्रस्तावना से संबंधित अद्यतन मुद्दे। अब प्रस्तावना से संबंधित लेटेस्ट मुद्दा क्या होगा। प्रस्तावना तो पहले से लिखा गया, यहां पर मैं आपके साथ यह विचार रखने का प्रयास करूंगा कि प्रस्तावना रोज नहीं बदलती, प्रस्तावना निश्चित तौर पर रोज नहीं लिखी जाती, लेकिन समझने की आवश्यकता है कि जब हम प्रस्तावना की अवधारणा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वहां पर समाजवादी शब्द आएगा, वहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द आएगा, वहां पर लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द आएगा, है ना। फिर इसमें आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय शब्द आएगा, सामाजिक न्याय, इसी तरह से आर्थिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय। और इन संदर्भों में बेटा आपको अद्यतन मुद्दे मिलेंगे। क्या भारत में सामाजिक न्याय प्राप्त हो रही, क्या राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो रही है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा
कि देश के लोकतंत्र पर कटाक्ष हुआ विश्व के अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत में जो प्रसन्नता खुशी का जो इंडेक्स है, संकेतांक है, हम उसमें बहुत पीछे हैं। तो क्या सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो रही है? क्या आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो रही है? क्या राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो रही है? या फिर इससे भी आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या उदारवादी वातावरण में इस तरह की चीजों को लेकर आगे बढ़ने में हमें सफलता मिल रही है या नहीं? निजीकरण का प्रभाव क्या भारत के समाजवाद पर पड़ने वाला है? विनिवेश का प्रभाव क्या भारत के समाजवाद पर पड़ने वाला है? कहने का तात्पर्य यह है कि हम जहां एक तरफ प्रस्तावना की अवधारणा, उसके महत्व को ध्यान में रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रस्तावना से संबंधित जो नए नए तत्वों का विकास हो रहा है, नए नए दृष्टिकोण आ रहे हैं, नए नए तत्वों के साथ जो प्रस्तावना में दिए गए शब्द हैं, इनकी नई व्याख्या, नए आयाम खुल रहे हैं। उन आयामों को समझने की आवश्यकता एक वैज्ञानिक सोच के साथ आवश्यक होती है। हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, संविधान की प्रस्तावना। और जब प्रस्तावना से हम आगे निकलेंगे तो फिर हमें क्या पढ़ना होगा? प्रस्तावना से आगे निकलेंगे तो हमारे सामने आएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों मैं जानबूझकर एक साथ लिखा क्योंकि तीनों का एक दूसरे से संबंध है। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि जो न्यायपालिका के लगातार निर्णय आते रहे हैं, चाहे वह समलैंगिक संबंधों से हो, चाहे देशद्रोह के मुद्दे से हो, चाहे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हो, चाहे किसी को गिरफ्तार करने से संबंधित हो, अनेक ऐसे नए नए मुद्दे आते रहे हैं जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से भी संबंधित मुद्दे रहे हैं। उन मुद्दों पर न्यायपालिका ने लगातार निर्णय दिए हैं। 4-5 दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सरकार से पूछा है कि आखिर कितनी संततियों तक आरक्षण दिया जाएगा, कितने जनरेशन तक आरक्षण दिया जाएगा। तो बेटा, जब हम लोग अनुच्छेद 16 जैसे प्रावधानों का अध्ययन करेंगे जो मौलिक अधिकार में है, तो देश की आरक्षण नीति से संबंधित मुद्दों का अध्ययन स्वाभाविक हो जाएगा। तो जब हम संविधान का अध्ययन करते हैं, उसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों का जब अध्ययन होगा, उस अध्ययन में एक तरफ क्या होगी? एक तरफ तो इसके अवधारणात्मक तत्व होंगे, यानी कि इसमें जो दिया हुआ है उसको समझेंगे, और दूसरे तरफ फिर से वही अद्यतन मुद्दे होंगे। अद्यतन मुद्दों का मतलब क्या होता है बेटा? लेटेस्ट मुद्दों का मतलब क्या होता है? ऐसे मुद्दे जो जिन पर न्यायपालिका ने विचार दिए हों, ऐसे मुद्दे जो चर्चा का विषय हुए हों, ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार ने कोई नीति बनाई हो, कोई योजना बनाई हो, तो उन मुद्दों का विश्लेषण इसके दायरे में किया जाएगा। तो जब हम लोग यह देखते हैं कि हमारे देश का संविधान जब हमें पढ़ना है, तो देश के संविधान को पढ़ने के क्रम में हमारे सामने सीधे तौर पर 3 विषय आ गए जो आपने देखा। पहला क्या आया? संविधान का परिचय। दूसरा क्या आया? प्रस्तावना। तीसरा क्या आया? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। यह आ गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। इसी संविधान में संशोधन की बात है,
और संशोधन से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है आधारभूत ढांचा, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो संशोधन कैसे होगा, संशोधन की आवश्यकता क्यों है, उसकी महत्ता क्या है, संशोधन का कारण क्या था संविधान में स्थान देने का, और संशोधनों के माध्यम से संविधान को हमने किस प्रकार से एक जीवंत संविधान के रूप में बनाए रखा है, यह जानने का प्रयास हम इनके माध्यम से करेंगे। और संविधान की जो व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को मिला है, और उसी व्याख्या के क्रम में एक नया शब्द हमें जो मिला आधारभूत ढांचा, यह आधारभूत ढांचा क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके आने के बाद देश के संविधान और उसकी व्याख्या पर किस प्रकार का असर पड़ा, यह जानने की कोशिश, न्यायपालिका के निर्णयों को जानने की कोशिश। क्योंकि आपको मालूम होगा कि संविधान में जो लिखा है वह केवल पर्याप्त नहीं होता समझना, बल्कि न्यायपालिका ने समय के साथ कैसे उसकी व्याख्या की है यह समझना भी आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पर गोपनीयता के अधिकार के संदर्भ में आपने बेटा सुना होगा कि लगातार बहस चली कि गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है या नहीं। जहां पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मुद्दा है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के मुद्दे को भी व्यक्तिगत निजता का मुद्दा बताया और उसे अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना। तो न्यायपालिका के निर्णयों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इन सब चीजों पर हम न्यायपालिका के निर्णयों को लेकर के अध्ययन करते हैं। वह न्यायपालिका के निर्णयों का अध्ययन क्यों होता है, एक चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। देश की सबसे सम्मानित और सबसे अच्छी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके कंधे मजबूत हैं, आपकी जो सोच और समझ है वह प्रगतिशील सोच और समझ है, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम कोई विचार रखते हैं, जब हम कोई अपना मत रखते हैं, तो हमारे मतों को न्यायपालिका का समर्थन यदि मिल जाए तो उसकी गुणात्मकता बढ़ जाती है, उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है और उसको काटने की क्षमता कम हो जाती है लोगों में। इसलिए जब हम अपना विचार रखें और उस विचार के साथ न्यायपालिका के विचारों को या विद्वानों के विचारों को या स्थापित मान्यताओं को यदि हम साथ में जोड़ देते हैं, तो हमारे कथन का जो वजन है उसका वजन बढ़ जाता है, उसकी महत्ता बढ़ जाती है। हमें उसको साथ में लेकर चलने की जरूरत है, और उसको कैसे लेकर चलेंगे वह क्लास का मुद्दा होगा, वह हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम कैसे लेकर चले। हमेशा हमें प्रथमों में प्रथम होने की सोच रखनी है, और इसलिए हर जगह पर हमें कुछ नए तत्वों को लेकर आने की आवश्यकता है। और नए तत्व क्या हैं, जो संविधान के ही दायरे में हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि नाटकीय अंदाज में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसी में इतने पर्याप्त तत्व हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। अब जो अगला मुद्दा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा तथा अंतिम मुद्दा संविधान से संबंधित, और वह मुद्दा क्या है, संविधानवाद, संविधानवाद एवं संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता, मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश इस दोनों शब्दों को जानते होंगे, संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता। इससे संबंधित तो पेपर 4 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की नई व्याख्या करते हुए संवैधानिक नैतिकता पर बल दिया, और उसी के कारण सबरीमाला से संबंधित निर्णय आया, उसी के कारण समलैंगिकता से संबंधित निर्णय आया, उसी के कारण जो तत्काल 3 तलाक का मुद्दा है उससे संबंधित निर्णय आया। तो
हमें यह जानने की आवश्यकता होगी कि भारत की जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, और न्यायपालिका जब उसकी व्याख्या कर रही है तो आज के संदर्भ में वह इन चीजों पर ध्यान दे रही है ज्यादा। तो ये नई सदी के महत्वपूर्ण उभरते हुए आयाम है, विशेष तौर पर भारत में। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कभी था ही नहीं, लेकिन उभरते हुए आयाम है भारत में संविधानवाद और संवैधानिक नैतिकता, जिस पर आज परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं, और अगर प्रत्यक्ष नहीं आ रहे तो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर इसे शामिल किया जा रहा है। तो हमारी जब तैयारी होगी तो हम सबसे पहले संविधान को इन भागों में बांटेंगे, और बांट करके उसके जो सैद्धांतिक पहलू हैं और जो उसके गतिशील पहलू, जो अद्यतन तत्वों से, जो लेटेस्ट मुद्दों से जुड़े हैं, हम उनको भी शामिल करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और अध्ययन जब करेंगे तो एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे, एक मार्गी संवाद नहीं, कोई प्रवचन नहीं, बल्कि मिलकर के विचार विमर्श करके प्रश्नों के साथ, उत्तर के साथ आगे बढ़ने का प्रयास इन सभी क्षेत्रों में करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे भाग पर, जिसको हम राजनीति कहते हैं, और राज व्यवस्था। इसका संबंध है राज व्यवस्था से। पॉलिटी अंग्रेजी में शब्द है, दरअसल उसकी हिंदी होगी राज व्यवस्था। राजनीति समझने के उद्देश्य से लिखा था, अब मैं इसको बदल रहा हूं, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है ना, राज व्यवस्था, और शब्द ही स्पष्ट है, राज व्यवस्था हमें पढ़ना है। तो राज व्यवस्था को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए राज व्यवस्था को? राज व्यवस्था को पढ़ने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है? अब देखिए, सबसे पहले यहां पर हम लोग संघीय, राज्य, स्थानीय, इतना तो कर ही सकते हैं ना। संघीय स्तर पढ़ना है, राज्य स्तर पढ़ना है, और स्थानीय स्तर पढ़ना है। संघीय स्तर में क्या क्या आएगा? कार्यपालिका और विधायिका। यानी यहां पर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कार्यपालिका, इसका अध्ययन करेंगे, और यहां पर हम लोग संसद का अध्ययन करेंगे। संसद से संबंधित जितने भी पहलू हो सकते हैं उन सभी पहलुओं का अध्ययन करेंगे, चाहे वह संसदीय लोकतंत्र से संबंधित हो, चाहे वह सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित हो, चाहे संसद के विधेयक पास करने की प्रक्रिया से संबंधित हो, संसद के भीतर पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित हो, संसद की समितियों से संबंध रखता हो, लोकसभा और राज्यसभा के तुलनात्मक अध्ययन से संबंध रखता हो। संसद पढ़ने का मतलब है कि इसके सभी पहलुओं का विस्तृत वैज्ञानिक व्यवस्थित अध्ययन हमको करना है। ठीक उसी तरह से जब हम राज्य स्तर पर आएंगे तो यहां पर भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका या विधायिका आ जाएगी। यहां की जो कार्यपालिका, जैसे मान लीजिए राज्यपाल है, और यहां पर विधानसभा, विधान परिषद होते हैं। तो अब देखिए कितना सरल हो जाएगा जब हम लोग यह जाने कि जैसे ही राज्य की कार्यपालिका आएगी, राज्यपाल और राष्ट्रपति के साथ तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। ठीक है ना, राज्यपाल और राष्ट्रपति के साथ तुलनात्मक हो जाएगा, और संसद का राज्य की विधायिका के साथ तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा। संसद का राज्य की विधायिका के साथ तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, और यह अध्ययन हम करेंगे। अब जब विधायिका यहां पर समाप्त होगी तो कार्यपालिका, विधायिका, यहां की कार्यपालिका, विधायिका समाप्त हो गई। अब तीसरा क्या आता है? वह तीसरा आता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका में
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालय एवं अन्य संस्थाएं, एवं अन्य संस्थाएं। मैं आगे लिख दे रहा हूं, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ही संघीय और राज्य कार्यपालिका और विधायिका समाप्त होगी तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए? न्यायपालिका है, ठीक है ना। अब जब न्यायपालिका लेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, अन्य संस्थाएं। अब सामान्य तौर पर क्या होता है बेटा, किताबों में या गाइड में सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर स्थानीय न्यायालय लिखा रहता है। आपको कभी कभी अटपटा लगता होगा, यह सोचिएगा कि उच्च न्यायालय से नीचे कैसे जाएं। अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो आसान है कि नीचे कौन सी बातें होती हैं और जो बातें नहीं होती हैं वो कहां होंगी? उच्च न्यायालय में। और जो उच्च न्यायालय में नहीं होगा वो कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। हम नीचे से ऊपर जाते हैं। सामान्य तौर पर हमारी किताबें ऊपर से नीचे लिखी हुई होती, तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा बदल लें। तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये स्थानीय निकाय, स्थानीय जो न्यायालय है, यहां पर मान लीजिए कि एक प्रकार का मुकदमा ही सुना जाता है, यहां पर 3 साल की ही सजा दी जा सकती है या 7 साल की ही सजा दी जा सकती है, जबकि यहां पर तो भाई आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। लेकिन यहां से हम यहां पर अपील कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं। तो नीचे से ऊपर हम कैसे बढ़ते हैं और किस आधार पर बढ़ते हैं, एक लिंक मिल जाएगा, एक क्रम मिल जाएगा और उस क्रम में हम आगे बढ़ने की स्थिति में होंगे। तो पहले तो हम ये संरचनाएं पढ़ लेते हैं। अब होता क्या है कि इन संरचनाओं को पढ़ के सामान्य तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि काम खत्म हो गया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। अभी यहां पर इन संस्थाओं के अलावा 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और वो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? पहला है जनहित याचिका, दूसरा है न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियतावाद, और इन्हीं सभी के आधार पर इसी का विश्लेषण करते हुए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कि न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियतावाद को जब हम पढ़ते हैं तो क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कोई असर पड़ता है? शक्ति पृथक्करण के तहत जब हम कहते हैं कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अलग अलग है और यहां पर देख रहे हैं कि समीक्षा भी हो रही है, सक्रियता भी बढ़ी है, तो क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कोई असर पड़ रहा है? तो जो एक टॉपिक है उसको कैसे जोड़ दिया गया यह भी हम समझेंगे और उसको अत्यंत सरलता से समझना हमारे लिए अच्छा रहता है। अंत में इन सभी का अध्ययन यहां से लेकर के यहां तक जब अध्ययन कर लेंगे तो एक साधारण मुद्दा आएगा, सुधार। किसमें सुधार? न्यायपालिका में सुधार, न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार। आप लोग सुनते होंगे, आजकल भी कहा गया है, अभी रंजन गोगोई जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे और अभी सांसद भी हैं, उन्होंने क्या कहा कि न्यायपालिका में निर्णय आना, न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। वे खुद न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे, तो जब उनका विचार इस तरह का आता है तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता है और हमें इन सभी का अध्ययन करके इन्हीं के आधार पर
जब विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि कहां कहां पर किस किस तरह से सुधार की आवश्यकता है। और मैं आप लोगों को का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि देखिए हमारी न्यायिक व्यवस्था में एक कैसी समस्या उभर कर आई कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में, और उनके बाद जो उत्तराधिकारी हो सकता है अर्थात जो वरिष्ठतम हो सकते हैं उसी पर विवाद है। और भारत सरकार ने आज ही आपने पढ़ा होगा कि मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना की है कि आप ही बता दें कि आपके बाद किसको मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तो एक समस्या उत्पन्न हो रही है और भारत के विधि मंत्री ने इसी संदर्भ में कहा कि हमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करना चाहिए। तो उन सारी चीजों को बेटा हम कहां शामिल करेंगे? यहां पर सुधार के मुद्दे पर। तो देखिए जो लेटेस्ट मुद्दे हैं वह भी किस तरह से इन चीजों में शामिल होते जा रहे हैं। तो हम लोग जब संघ और राज्य की सरकार पढ़ेंगे, कार्यपालिका भी हो जाएगा, विधायिका भी होगा, और उसके बाद हम लोग न्यायपालिका का भी अध्ययन कर लेंगे। इस तरह से संघ और राज्य की जो राज्य व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, इन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने में हम कामयाब हो जाएंगे। अब जैसे ही इन दोनों व्यवस्थाओं को समझने में हम कामयाब होंगे, हमारे पास जो तीसरी व्यवस्था होगी वह व्यवस्था क्या है? स्थानीय निकाय। और स्थानीय निकाय का मतलब कि ग्रामीण निकाय और शहरी निकाय, ग्रामीण और शहरी निकाय। अब ग्रामीण और शहरी निकाय के माध्यम से क्या हमने लोकतंत्र को प्राप्त किया? जब दोनों का अध्ययन करेंगे अलग अलग, तो मुद्दा कहां पर आकर जुड़ेगा कि 21वीं सदी में लोकतंत्र प्लस सुशासन क्या स्थानीय निकायों से मजबूत हुआ? ठीक है ना? 21वीं सदी में स्थानीय निकायों से क्या अपेक्षाएं हैं? कैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को हमने कैसे बल दिया या कितना बल दिया, और उसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि जैसे ही राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई, हमने संघ भी जान लिया, राज्य भी जान लिया, और उसके बाद स्थानीय निकायों को भी जान लिया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन सभी को जान लिया। और तब अब क्या पढ़ेंगे उसके बाद? मैं फिर से लिख दे रहा हूं, संघीय व्यवस्था, दूसरा राज्य व्यवस्था, तीसरा स्थानीय व्यवस्था। ये तीनों हो गए। चौथे में आएंगे संघवाद एवं संघ राज्य संबंध। संघ राज्य संबंध, और इसी से जुड़ता हुआ होगा पांचवा आपातकाल। अब एक चीज पुनः आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा मैं, और वह यह है कि जब हम लोग संघवाद का अध्ययन करते हैं, अधिकांश समयों में आप सुने होंगे वहां पर क्या बोला जाता है? संघ राज्य संबंध के जगह पर केंद्र राज्य संबंध। जबकि आप संविधान जब देखोगे तो वहां पर लिखा होगा संघ राज्य संबंध, न कि केंद्र राज्य संबंध। तो संघ राज्य संबंध और केंद्र राज्य संबंध को समझेंगे। अब यहां पर भी जब समझेंगे तो क्या क्या मुद्दा आएगा बेटा?
3 मुद्दे आएंगे। क्या? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ठीक है ना? विधायी संघवाद, प्रशासनिक संघवाद, वित्तीय संघवाद, इन तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। और जब तीनों का अध्ययन पृथक पृथक हो जाएगा तब इन तीनों को मिलाएंगे और मिला करके क्या पढ़ेंगे? सहयोगी संघवाद, सहयोगी संघवाद। दूसरा, प्रतियोगी संघवाद, प्रतियोगी संघवाद, थोड़ा सा नीचे, प्रतियोगी संघवाद। और फिर तीसरा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, अच्छा रहेगा समझने में। तीसरा, पर्यावरणीय संघवाद, पर्यावरणीय संघवाद। ये लेटेस्ट इंट्रोडक्शन है, पर्यावरणीय संघवाद, जिसका सीधा संबंध पर्यावरण के क्षेत्र में संघ और राज्य दोनों का आपस में कैसे सहयोग हो, और न सिर्फ संघ और राज्य का, बल्कि संघ और राज्य के साथ साथ स्थानीय निकायों का किस तरह से सहयोग हो, हम लोग उसका अध्ययन पर्यावरणीय संघवाद के माध्यम से करते हैं। तो यहां पर ये 5 बातें पूरी होंगी। आपातकाल भी आप समझते हैं, इसमें राष्ट्रीय आपात, राज्यीय आपात और वित्तीय आपात है। फिर मौलिक अधिकारों से संबंध इसका है, मौलिक अधिकारों पर क्या असर पड़ेगा, इससे इसका संबंध है। राज्य में कब और कैसे आपातकाल लगाया जा सकता है, इससे इसका संबंध है। और जब इन्हीं दोनों चीजों का हम अध्ययन करेंगे तो आजकल एक नया मुद्दा उभर कर आ रहा है और आने वाले समय में वह और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वह मुद्दा क्या है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री जो संघ शासित क्षेत्र या राज्य हैं, इनके जो कार्यपालिका है के साथ संबंध क्या है। अभी आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल से संबंधित एक विधेयक लाया है जिसका विरोध चल रहा है। न्यायपालिका में संबंधित निर्णय भी दिए गए। तो उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच क्या संबंध होगा, केंद्र शासित जिसको आप कहते हैं, चाहे वह पुडुचेरी हो चाहे वह दिल्ली हो, इनका क्या संबंध होगा। और इतना ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो उपराज्यपाल होते हैं, क्या राज्यपाल से ज्यादा ताकतवर होते हैं। राज्यपाल बनाम उपराज्यपाल भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए किसी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने इस पर प्रश्न भी पूछा और सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है यह भी पूछा है। तो हमें इसलिए बार बार कह रहा हूं कि निर्णयों के साथ अपने विचारों को जोड़ना है और जो छिपी हुई बातें हैं उनको भी सामने लेना है, जो कि आजकल चर्चे में है और बहस का मुद्दा बने हुए हैं। राज्यपाल बनाम उपराज्यपाल, उपराज्यपाल बनाम संघ शासित क्षेत्रों की कार्यपालिका जो मुख्यमंत्री के साथ होती है। यह पूरा अध्ययन हम करेंगे और जब ये सारे अध्ययन हो जाएंगे तो अंत में जो हमारे सिलेबस का तकनीकी तौर पर अंतिम भाग होगा वह भाग क्या है, संस्थाएं। अंतिम 5वां के बाद यह 6वां होगा संस्थाएं, ठीक है ना। संस्थाओं का अध्ययन हम करेंगे और संस्थाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो वह अध्ययन कैसे होगा, इसको 3 भागों में बांट देंगे। संवैधानिक संस्था, संविधिक संस्था और फिर अर्ध न्यायिक संस्था। यहां पर निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक,
संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये संवैधानिक हो जाएंगे। संविधिक यानी कि संसद की विधायिका के द्वारा बनाया गया, उसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ऐसी संस्थाएं आ जाएंगी। और अर्ध न्यायिक में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हरित न्यायाधिकरण, ऐसे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा का पूरा सिलेबस व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पढ़ने की आवश्यकता है, इस तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जब हम इन तरीकों को लेकर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे, इन चीजों को पढ़ने में हम कामयाब होंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास और भरोसा होता है कि हम अपने आप को एक संतुलित तैयारी की ओर और एक सफल तैयारी की ओर लेकर आगे जाने में कामयाब होंगे। अब दो और बातें आपके साथ साझा करना चाहूंगा। यह तो मैंने आपको बताया कि हम लोग यहां पर जो आपके प्रति समर्पित है, हमारा संस्थान समर्पित है, वह किस तरह से किन किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगा ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। इसके बाद आप लोग हमेशा यह पूछते हैं और पूछना भी चाहिए कि किन किन चीजों को पढ़ा जाए, कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, कैसी कैसी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, यह सब आप पूछते हैं, पूछना भी चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूं कि किताबों की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किताबों की संख्या ज्यादा नहीं, चयन करने की आवश्यकता है। और अगर किताब हम पढ़ते भी हैं तो सभी किताबों को पढ़ें, यह भी कोई बुद्धिमानी भरा मुद्दा नहीं होता है हमारे लिए। हम लोगों को एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। और जब हम उस सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ने का विचार रखते हैं तो हमारे सामने कुछ मुद्दे आ जाते हैं कि हमको क्या करना है और क्या पढ़ना है। ठीक है ना? तो क्या करना है और क्या पढ़ना है, यही तो अब मुद्दा है कि क्या करना है, हम करेंगे क्या और हम पढ़ेंगे क्या। यही दो बातें हैं बेटा, कि हम क्या करें और क्या पढ़ें। बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण के साथ में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि चूंकि संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, देश की राजनीति से इसका सीधा संबंध है। हमारे लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि हम राजनीतिक तटस्थता रखें। राजनीतिक तटस्थता यह हमारे लिए जरूरी है, यानी हम किसी दल का प्रतिनिधि न बने, चाहे वो कोई भी दल हो, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष के दल हो। जैसे आजकल शब्द सुन रहे होंगे अंधभक्त, देशभक्त इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे किसी गुट का सदस्य हम न हो। संविधान और राज्य व्यवस्था के विद्यार्थी के नाते हमें तथ्यों से जुड़ा रहना होगा। इसलिए राजनीतिक तटस्थता की आवश्यकता है। दूसरी बात कि जब भी कोई विचार रखें, तार्किक एवं संविधान समर्थित विश्लेषण विश्लेषण पर आधारित ठीक है ना। कोई भी विचार रखें, तार्किक हो और संविधान समर्थित विश्लेषण पर आधारित हो, तथ्यों के साथ जुड़ा हुआ। तीसरी बात जो है
अंतरा विषयी और अंतर विषयी और अंतर विषयी, यह दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी। अंतरा विषयी का मतलब जो विषय आप पढ़ रहे हो उसका आपसी संबंध अगर कोई है तो उसको जाने। अंतर विषयी, एक विषय और दूसरे विषय का संबंध क्या है यह जाने। जैसे अगर हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 19 का 21 के साथ क्या संबंध है, 19 के भीतर ही जो अलग अलग प्रावधान है उनका क्या संबंध है। और जब हम आपातकाल पढ़ रहे हैं तो फिर मौलिक अधिकार और आपातकाल का क्या संबंध है, यह जानने का प्रयास करें। संविधान पढ़ा तो राज्य व्यवस्था के साथ क्या संबंध है, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं तो संविधान में क्या है। इन दोनों के बीच में अंतर विषयी संबंध बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऊपरगामी कौशल, तिर्यक कौशल और पुनर्कौशल, तीन शब्द होते हैं। मैं साधारण शब्दों में बता दूं कि हमें नए मुद्दों को खोजना है, हमें अंतर संबंधित मुद्दों को खोजना है और हमें जो मुद्दे हमारे पास हैं उन्हीं मुद्दों को और मजबूती देनी है। तो इसके लिए हमें अंतरा विषयी और अंतर विषयी दृष्टिकोण लेना होगा, ठीक है ना। अब इतना जब हम ले लेंगे तो अंत में आता है लेखन। लिखना भी तो पड़ेगा, लेखन लिखना है। अब लिखने का क्या होता है, यहां पर मैं एक अप्रोच आपको बता रहा हूं, एलसीडी। एलसीडी क्या होता है, लर्निंग यानी सीखना। सी का मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि अवधारणात्मक समझ रखना, और तीसरा होता है डिलीवरी यानी लिखना। सामान्य तौर पर क्या होता है कि हम बोलते हैं हमने पढ़ लिया और लिख दिया, पढ़ के लिख दिया नंबर नहीं मिले। हमारी जरूरत है पढ़ के लिखना नहीं बल्कि समझ के लिखना। तो पढ़ा, उसको समझा और समझने के बाद लिखा। तो तीन चरणों में होगा, पढ़ना, फिर समझना और तब लिखना। तो समझ के लिखने की आवश्यकता होगी। हम समझने पर बल देंगे, केवल किताबें पढ़ने से नहीं। एक किताब को 20 बार पढ़ें, बनिष्पत की 20 किताब को एक बार पढ़ें। तो एक किताब को बेशक 20 बार पढ़िए, न कि 20 किताब को एक बार पढ़िए। उसके बाद एक तो यह बुनियादी मुद्दा हुआ, जो प्रश्न आते हैं उसको समझना, उसके विभिन्न भागों को समझना, उसको बांटना, और बांट करके जो प्रश्न है उस प्रश्न के प्रति समर्पित होकर, अनुशासित होकर, सिलसिलेवार क्रम में, धारा प्रवाह क्रम में जैसे तरंगे उठती हैं उस तरह से अपनी लेखन शैली को विकसित करना, ताकि पढ़ने वाले को यह प्रतीत हो कि चलचित्र की तरह एक से एक मुद्दे जुड़ते हुए चले गए और अब जाकर उसका पटाक्षेप हुआ। हमें इस तरह से लिखना है, अपनी भाषा को उन्नत बनाना है, शैली हमारी ठीक हो, किसी भी शब्द का कहीं भी इस्तेमाल ना हो। जैसे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि महिला और औरत दोनों ही हिंदी के शब्द हैं, लेकिन महिला आरक्षण और औरत आरक्षण में अंतर होता है। तो शब्दों का चयन किया जाए। एक गंभीर परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं तो हमारी भाषा की शालीनता भी हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होती है और उसका सही तरीके से हम चयन करें, यह हमारे लिए आवश्यक होगा। तो हम लिखने के तौर तरीकों को भी मजबूती से समझें, केवल पढ़ना नहीं बल्कि लिखना भी महत्वपूर्ण है। और यदि रोज एक प्रश्न बेटा लिखते हैं तो 365 दिन में 300 प्रश्न तो जरूर लिख देंगे। अगर 65 दिन किसी कारण से नहीं भी लिख पाए तो 300 प्रश्न लिख सकते हैं हम, यह समझने की आवश्यकता है। और इतने में तो पूरी महारत हासिल कर सकते हैं हम और आप, ठीक है ना। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा
कि मेरी समझ से जिन किताबों का अध्ययन करना है, मेरी समझ से, मेरी सलाह सिर्फ होगी कि क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं कक्षा की, एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं, अब ऐसा भी क्यों कह रहा हूं, एनसीईआरटी की जो 11वीं और 12वीं की है, 11वीं कक्षा की किताब में आपको बुनियादी चीजें मिलेंगी, जैसे मौलिक अधिकार, जैसे कार्यपालिका, जैसे विधायिका, ये कुछ बातें आपको 11वीं क्लास में मिलेंगी। और 12वीं कक्षा की किताब में कुछ विश्लेषणात्मक मुद्दे, कुछ अवधारणात्मक मुद्दे मिलेंगे, जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है ना, या राष्ट्र निर्माण से संबंधित मुद्दे। तो 11वीं और 12वीं दोनों का अगर हम पढ़ते हैं तो हमें साधारण और विशिष्ट दोनों की एक बुनियादी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद एक, ये पहला तो एनसीईआरटी हुआ, ये पहला हुआ। दूसरा, मैं हमेशा नम्र निवेदन करता हूं कि भारत का संविधान आपके पास हो, संविधान जिसमें अनुच्छेद हैं, लेकिन वो लॉ फैकल्टी का जो होता है बेयर एक्ट हुआ नहीं, जो संविधान लिखा हुआ रहता है हिंदी में या इंग्लिश में, जिसमें भी हो, जिसमें कुछ उससे संबंधित केस भी दिए हुए हों, न्यायपालिका के निर्णय भी दिए हुए हो, तो बड़ा अच्छा। तो भारत का संविधान एक आपके पास। तीसरा, लोगों में विचार है कि डीडी बासु या बीके शर्मा की किताब, ठीक है ना, तो मेरी यह सलाह होती है कि बीके शर्मा की किताब ली जाए। और डीडी बासु मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन डीडी बासु की किताब अंग्रेजी में सरल है, हिंदी में थोड़ी क्लिष्ट है। बीके शर्मा ने वही किताब उसी तरह की हूबहू लगभग लिखी है और भाषा थोड़ी सरल है, ठीक है। इन तीनों किताबों के अलावा, अगर किताब कहते हैं तो इनके अलावा किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा तब क्या चाहिए, समाचार पत्रों के मुद्दे चाहिए, या राज्यसभा टेलीविजन पर, अब तो संसद समाचार हो गया, संसद टेलीविजन पर जो बहस होती है आप उसको सुन लीजिए, या कोई लेख छपा हो किसी समाचार पत्र में या किसी पत्रिका में तो आप उसको पढ़ लीजिए। और हां, एक और जरूर सलाह मैं दूंगा कि जो आयोगों के सुझाव हैं, आयोग के सुझाव, ठीक है ना, ये तो हम लोग, मैं खुद ही बताऊंगा क्लास के भीतर, और आपको भी पढ़ना चाहिए। जैसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जैसे सरकारी आयोग, जैसे संविधान समीक्षा आयोग, जैसे पुंछी आयोग, तो आयोगों के क्या सुझाव रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, वह हमें पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आयोग का पूरा सुझाव ले लिया 1000 पन्नों का और उसको रटने लगे, ऐसा नहीं। जब हम लोग राज्यपाल पढ़ते हैं तो क्या सुझाव दिया, जब हम आपातकाल पढ़ते हैं तो क्या सुझाव दिया, जब न्यायपालिका पढ़ते हैं तो क्या सुझाव दिया, इस तरह से सुझाव हमें पढ़ने हैं और हमारा काम पूरी तरह से हो जाएगा। 4 ये किताबों के रूप में बता रहा हूं। इसके अलावा समाचार पत्र, ठीक है ना। दूसरा, कक्षा में जो नोट्स होगा वो, और अत्यंत महत्वपूर्ण, केवल इसलिए नहीं कि मैं यहां से बोल रहा हूं इसलिए, वह आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपके लिए स्पष्ट होगा, और वह है हमारे संस्थान का नोट्स जो हम आपको हमेशा लेटेस्ट करके आपके सामने रखते हैं, आप उसको पढ़ें। मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी भी कौतूहल बना हुआ होगा कि जो एक गाइड बहुत लोकप्रिय है उसका नाम ये क्यों नहीं ले रहा है।
बहुत ही अदब से कहना चाहूंगा कि विगत 5 वर्षों में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वह गाइड ही सबसे बड़ा कारण है कम नंबर लाने का। वह गाइड वहां तक है जहां के आगे प्रश्न शुरू हो रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि गाइड कुछ भी नहीं है। वह गाइड है कि प्रारंभिक परीक्षा के समय हम कुछ कम समय में रिवीजन कर लें या उसमें कहीं तथ्य नहीं तो उसमें कुछ तथ्य देख लें। ठीक है, मैं समझता हूं कि उससे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर हम लोग कक्षा के नोट्स और संस्थान के नोट्स के साथ जुड़ें तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं मना नहीं करूंगा आपको, आप वह देख सकते हैं और परीक्षा के अंतिम चरणों में रिवीजन के लिए वह अच्छा हो सकता है। या जब तक कक्षा नहीं शुरू हो रही तब तक के लिए आप एक आध बार उसको पढ़ लें ताकि सामान्य परिचय आपको मिल जाए, तो कोई परहेज नहीं है, उससे ज्यादा की जरूरत वहां नहीं है। ठीक है ना। तो यह कुछ चीजें लेकर के अगर हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं तो मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक अच्छा अंक प्राप्त करने में कामयाब होंगे। और बेटा, जब मैं अच्छा अंक बोलता हूं तो विश्वास कीजिए, मेरे अच्छे अंक का मतलब 50% कम से कम होता है, उससे कम सम्मानजनक अंक नहीं होता है। और 50% का मतलब है कि हमारा जो उद्देश्य है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है, वह लक्ष्य है 125 और उससे ऊपर। यह न्यूनतम होना चाहिए। 50% से नीचे का अंक किसी भी तरीके से सम्मान योग्य नहीं है। और मैं मानता हूं कि आप में वह क्षमता है, आप में वह ताकत है, वह शक्ति है, आप में वह जज्बा है, वह निश्चितता है, दृढ़ निश्चय है कि यदि आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो उस अंक को प्राप्त करना कष्टकारक हो ही नहीं सकता। और 125 या उसके ऊपर जब नंबर लाएंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वयं को गर्वान्वित महसूस करेंगे और आपकी गर्वान्वित होने में ही हमारा गर्वान्वित होता है, हम भी गर्वान्वित होते हैं। तो इस तरह से हम सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हो, मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र हो, उन प्रश्न पत्रों का उत्तर देने में हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और क्लास के भीतर जब कक्षा में मैं आपके सामने आऊंगा तो वहां पर जैसे जैसे ये मुद्दों को आपके सामने रखा था, उचित समय पर, चूंकि अंतरा विषयी और अंतर विषयी प्रश्न होते हैं, उचित समय पर जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को कैसे समझा जाए, उसको लिखने का तरीका क्या हो, उसकी संरचना क्या हो, रूपरेखा क्या हो, हम सब उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना। और मैं यह भी आपको बताऊंगा, एक तत्व होता है, एक शब्द होता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि अंतिम चरणों में, जिसको हम ROI कह रहे हैं, अंतिम चरणों में किन किन मुद्दों पर विशेष बल दिया जाए जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न की संभावना है आने की। तो अपने समय का सदुपयोग, समय प्रबंधन, यह भी महत्वपूर्ण है तैयारी में। क्लास में समय प्रबंधन एक अलग मुद्दा होता है। जल्दी जल्दी पढ़ लेने से हम सफल नहीं होते, बल्कि मजबूती से पढ़ने पर हम सफल होते हैं। और वहां पर समय को हम किस तरह से देखें, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो क्लास के भीतर बहुत सारे सरप्राइजिंग तत्वों के साथ, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर ROI टेक्निक से संबंधित हो, या फिर LCD टेक्निक से संबंधित हो, इन सभी चीजों के साथ मैं आपके पास रहूंगा, आपके सामने उपस्थित रहूंगा। और आपकी जो भी समस्या होगी, मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय संविधान और राजनीति या राज व्यवस्था, संविधान और राज व्यवस्था
तथा आपके बीच में कहीं कोई समस्या आएगी तो मैं वहां पर खड़ा मिलूंगा और हमारा संस्थान आपकी समस्याओं के समाधान में हमेशा समर्पित रहेगा। इसी के साथ मैं समझता हूं कि अब हमें आपको आराम देना चाहिए। लगभग सारी बातें हमने आपको बता दी। जहां तक समय, निर्धारित समय में बताने की संभावना थी, हमने बताया। और इन प्रारंभिक बुनियादी तत्वों के साथ मेरा मानना है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जल्दी मिलने की आशा के साथ यहीं पर विराम लेता हूं। धन्यवाद।